मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को सुप्रभातम। चैप्टर नंबर 7 अपना चल रहा है भाई, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और इस चैप्टर में लास्ट एंड में अपन चल रहे हैं, लास्ट टॉपिक आज अपन पढ़ेंगे। आज अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको याद हो तो कल अपन ने क्या पढ़ा था, परिनालिका पढ़ी, ठीक है। और उस परिनालिका के कारण जो उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र था, उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न किया था, ठीक है। आज का जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है उसी से संबंधित है, दंड चुंबक, ये जो छड़ चुंबक होती है एवं धारावाही परिनालिका के व्यवहार की तुलना। नेक्स्ट आज का टॉपिक है अपना नलिका के व्यवहार की तुलना, ठीक है, कि ये दोनों किस प्रकार से व्यवहार प्रदर्शित करती हैं, वो अपने को देखना है, ठीक है। तो जब कोई भी धारावाही परिनालिका है और एक दंड चुंबक है, दो के व्यवहार की बात करेंगे अपन। तो दंड चुंबक इस प्रकार से होती है, आपने देखी होगी, अपनी लैब में भी है और आपने ऐसे भी देखी होगी। इसमें एक सिरा होता है एन और एक सिरा होता है एस, इसको छड़ चुंबक भी कहते हैं, ठीक है। इस छड़ चुंबक को जब अपन किसी धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक किसी आधार से लटकाते हैं तो इसका एन सिरा भौगोलिक उत्तर की ओर और एस सिरा भौगोलिक दक्षिण की ओर ठहरता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यदि धारावाही परिनालिका है, उसको भी अपन अगर किसी धागे से बांधें और बांधकर अपन उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं तो उस स्थिति में भी उसका एक सिरा भौगोलिक उत्तर की ओर और एक सिरा भौगोलिक दक्षिण की ओर ठहरता है। तो इससे रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट ये मिला कि जो अपनी परिनालिका है उस परिनालिका का भी एक सिरा भौगोलिक उत्तर की तरह व्यवहार करता है और दूसरा सिरा भौगोलिक दक्षिण की तरह व्यवहार एक सिरा छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है और दूसरा सिरा छड़ चुंबक के या दंड चुंबक के दक्षिण ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि कोई धारावाही परिनालिका है, वो धारावाही परिनालिका एक दंड चुंबक की तरह व्यवहार करती है और उसके जो दोनों सिरे हैं, ये वाले दोनों सिरे, ये इसके उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है। ये तो इसमें समानता होती है। डिफरेंस क्या होता है? जब अपन इसके व्यवहार की तुलना करें तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी अपने को देखने को मिलता है। पहला पॉइंट, यहां से दोनों से अपन बात करेंगे। यहां एक बार मैग्नेट बना देता हूं मैं, ये बार मैग्नेट है, दंड चुंबक है, इसका एन सिरा और ये इसका एस सिरा, ठीक है। दोनों स्थितियों में ही यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं अपन दर्शाएंगे। तो ये एक परिनालिका है जिसपे तांबे के विद्युतरोधी तारों को अपन ने लपेटा हुआ है। ये तांबे की विद्युतरोधी तार है, ठीक है। इस प्रकार से इसमें धारा प्रवाहित हो रही है और धारा की डायरेक्शन आई ये है। धारा इस प्रकार से जा रही है, इस प्रकार से जा रही है, तो अंगूठे की दिशा क्या होगी? अंगूठे की दिशा होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अर्थात यहां से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसकी अक्ष पर ये होगी, ठीक है। अब डिफरेंस क्या होता है? देखो, डिफरेंस ये होता है कि परिनालिका के आंतरिक भाग में जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो बिल्कुल लगभग समांतर होती हैं, वो लगभग क्या होंगी? समांतर होंगी, ठीक है। और ये समांतर बाद में जाके इस प्रकार से आपके पास में वक्रीय हो जाती हैं, ठीक है। इस प्रकार से समांतर होती हैं और ये बाह्य भाग में इस प्रकार से। तो आंतरिक भाग में चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा वैसे ही होगी एस से एन की ओर और बाह्य भाग में होगी एन से एस की ओर। इस प्रकार से ये डायरेक्शन होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं दंड चुंबक की, तो दंड चुंबक में ये जो आंतरिक भाग में जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ये समांतर ना होकर वक्रीय होती हैं। समांतर ना होकर कैसे होती हैं? वक्रीय होती हैं। देख सकते हैं आप इस डायग्राम में दिख रहा होगा आपको कि आंतरिक भाग में देखो थोड़ी सी वक्रीय हैं, बिल्कुल समांतर नहीं जा रही है। तो ये इसमें पहला डिफरेंस होता है। समान व्यवहार दर्शाते हैं बट इसमें कुछ डिफरेंस है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ,
ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र आंतरिक भाग में होगी S से N की ओर, और बाह्य भाग में जो दिशा होती है वो कैसे होगी, N से S की ओर होगी। कैसे होगी, N से S की ओर। एक डिफरेंस तो ये। दूसरा डिफरेंस ये है कि परिनालिका जो है, परिनालिका की अगर बाह्य बिंदु की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, आदर्श परिनालिका की चुंबकीय क्षेत्र का मान बाह्य बिंदु पर लगभग शून्य होता है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं अपन नगण्य होता है, और अगर उसको अपन 0 भी कहें तो भी सही है कि शून्य होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं दंड चुंबक की, तो दंड चुंबक के जो बाह्य भाग हैं, ठीक है, इन बाह्य बिंदुओं के ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र का मान वहां पे कुछ ना कुछ होगा। लेकिन अगर वो बिंदु चेंज करेंगे अपन, उनकी पोजीशन चेंज करेंगे, तो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर उनका मान क्या पाया जाएगा, भिन्न भिन्न पाया जाएगा। ठीक है, ये तो इसका दंड चुंबक और धारावाही परिनालिका के व्यवहार की तुलना हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक जो होगा वो होगा टोराइड। लास्ट टॉपिक है टोराइड। परिनालिका पढ़ी अपन ने कल, क्या थी परिनालिका, कि कोई कुचालक बेलनाकार नलिका जिस पर तांबे के विद्युत रोधी तारों को एक समान रूप से कुंडलिनी पथ में, कुंडलिनी रूप में लपेटा जाए, तो ऐसी व्यवस्था को अपन ने टोराइड कहा था। ठीक है, सॉरी, परिनालिका कहा था। टोराइड भी वैसा ही कुछ है, परिनालिका का एक रूप है। तो एक लंबी परिनालिका लेंगे अपन, जिसकी लंबाई त्रिज्या की तुलना में बहुत ज्यादा है। उसको, जैसे ये सीधी थी, इसको अपन क्या करें, ऐसे मोड़ दें। ठीक है, और मोड़कर इसको वर्ताकार पथ में बना लें, तो वही व्यवस्था क्या बन जाएगी, टोराइड बन जाएगी। तो क्या डेफिनेशन है कि किसी लंबी परिनालिका को वर्ताकार मोड़कर उसके दोनों सिरों को मिला दिया जाए, तो बनी व्यवस्था को क्या कहेंगे, टोराइड कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक परिनालिका थी, उसको मोड़ा, और मोड़कर दोनों सिरों को मिलाना भी है, ऐसे मिला दिया, तो इसको अपन क्या कहेंगे, इसको टोराइड कहेंगे। ये आपके पास में क्या बन गई, ये टोराइड बन गई। ठीक है, इस पे तांबे के विद्युत तार लपेटे होंगे, क्योंकि वो तो परिनालिका में भी थे। या दूसरे तरीके से अपनी इसकी डेफिनेशन देना चाहें तो वो होगी कि वर्ताकार वलय पर, वर्ताकार वलय पर, ये वर्ताकार वलय थी, इस वर्ताकार वलय पर तांबे के विद्युत रोधी तारों को एक समान रूप से लपेट दिया जाए, तो बनने वाली व्यवस्था क्या बन जाएगी, बनने वाली व्यवस्था टोराइड बन जाएगी। या बनने वाली व्यवस्था को क्या कहेंगे, टोराइड कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये देखो, तो ये आपके पास में ये टोराइड है, इसमें धारा प्रवाहित होगी। ये मान लो धारा यहां से प्रवेश कर रही है और यहां से इन आउट हो रही है। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था आपके सामने प्रस्तुत है, ये क्या है, टोराइड है। तो बड़ी सिंपल परिभाषा है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट होगा अपना टॉपिक है टोराइड की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। टोराइड की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, जैसे अपने परिनालिका की अक्ष पर निकाला था ना, वैसे ही। तो इसकी अक्ष, यही अक्ष होगी आपके पास में, तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। मान लिया कि अपने पास एक टोराइड है, उस टोराइड की जो त्रिज्या है, ये केंद्र बिंदु त्रिज्या कितनी है, r है। ठीक है, त्रिज्या होगी r। साथ ही इस टोराइड की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी मानते आ रहे हैं अपन, स्मॉल है। ठीक है, और इसमें से प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है, I है। इस कंडीशन में कुल धारा कितनी हो जाएगी, तो कुल धारा के लिए पहले कुल फेरों की संख्या चाहिए। देखो, टोटल लंबाई कितनी, लंबाई होगी इसकी परिधि के तुल्य, तो परिधि कितनी इसकी, 2πr। क्लियर है, 2πr। और प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n, तो 2πr में फेरों की संख्या कितनी, 2πr into n। ये इसमें कुल फेरों की संख्या होगी। एक फेरे में से प्रवाहित धारा कितनी है, I है, तो इन सभी फेरों में से प्रवाहित कुल धारा कितनी हो जाएगी, समेशन I बराबर 2πrn। ये तो फेरों की संख्या, और गुणा में I, ये क्या होगी, कुल धारा। ठीक है, तो अब एम्पेयर के नियम पे आ जाएं। एम्पेयर का नियम क्या कहता है, एम्पेयर का नियम कहता है कि किसी बंद लूप, जो बंद लूप है उसका रेखा समाकल का मान उस बंद लूप में से प्रवाहित होने वाली सभी धाराओं के बीजगणितीय योग और निर्वात की चुंबकनशीलता के गुणनफल के तुल्य होता है। तो क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर क्या बनेगा, म्यू नोट समेशन I बनेगा। ठीक है, डॉट हटाओगे तो क्या आएगा, कोस थीटा, तो बी dl
कोस थीटा बराबर म्यू नॉट समेशन आई। अब थीटा है बी वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच का कोण, तो यहाँ पे कोई भी अल्पांश लेंगे उस पर स्पर्शरेखा खींचेंगे, वो हो जाएगी डीएल की डायरेक्शन, और बी वेक्टर की डायरेक्शन भी आपके पास में यहाँ पे अपन जो नियम पढ़े हैं उनसे निकाल लेंगे। ठीक है, इसकी अक्ष के अनुदिश आएगी। तो दोनों स्थितियों में ही यहाँ पर जो थीटा का मान है वो थीटा का मान कितना होगा, 0 होगा, और थीटा 0 होगा तो कोस 0 कितना, कोस 0 1 हो गया, तो यहाँ पे थीटा कितना, थीटा बराबर 0, तो कोस 0 बराबर 1। ठीक है, तो क्या बनेगा आपके पास में, और साथ ही लिखेंगे अपन तो बी कांस्टेंट है प्रत्येक बिंदु पर, तो ये dl और इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, म्यू नॉट n इंटू 2 पाई r इंटू आई। ठीक है, ये रहा आपके पास में समेशन आई का मान रख दिया यहाँ पे, तो देखो समेशन आई का मान रखा है। ठीक है, यहां से क्लोज इंटीग्रल डीएल क्या बनेगा, उसका टोटल लेंथ, और टोटल लेंथ उसकी कितनी है, उसकी परिधि कितनी 2 पाई आर, ये मान यहाँ रखा, तो b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n इंटू 2 पाई आर इंटू आई। देखो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल आउट हो गया, तो b बराबर क्या बचेगा, b बराबर बचेगा म्यू नॉट n आई, अर्थात टोराइड की जो अक्ष है उस अक्ष पर उतनी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी जितनी परिनालिका की लिए थी। ठीक है, यदि उसमें कुल फेरों की संख्या कितनी हो, कैपिटल एन, कुल फेरों की संख्या कितनी हो, कैपिटल एन, तो स्मॉल एन बराबर कुल फेरों की संख्या बटे उसकी टोटल लंबाई कितनी 2 पाई आर, ये मान यहां रखेंगे यहाँ पे, तो बी बराबर क्या बनेगा, म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन 2 पाई आर बनेगा। दूसरे रूप में चुंबकीय क्षेत्र ये आता है, और यहां से अपन कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र जो है टोराइड के अक्ष पर है वो फेरों की संख्या और धारा पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर त्रिज्या बढ़ाएंगे तो उसमें फेरों की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, और फेरों की संख्या बढ़ेगी, और अगर आप धारा का मान बढ़ाते हैं तो उसके अनुसार उसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी क्या होगा, परिवर्तित होगा। अगर माध्यम के लिए लिखें तो बी एम बराबर क्या बनेगा, माध्यम के लिए म्यू नोट की जगह क्या जाएगा, म्यू आ जाएगा, एन आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, और म्यू नोट को अपन क्या लिख सकते हैं, म्यू आर बराबर होता है म्यू अपॉन म्यू नोट, तो म्यू बराबर म्यू नोट इंटू म्यू आर, ये मान यहां रखेंगे, तो बी एम बराबर क्या बचेगा, बी एम बराबर होगा म्यू नोट म्यू आर एन आई अपॉन में सॉरी कैपिटल एन होगा, स्मॉल एन है तब 2 पाई आर नहीं होगा, अपॉन 2 पाई आर, ये हो जाता है माध्यम। ठीक है, क्लियर है। यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि जो टोराइड थी आपके पास, उस टोराइड में चुंबकीय क्षेत्र जो है वो केवल टोराइड के आंतरिक भाग में उत्पन्न होता है, अंदर उत्पन्न होता है। बाह्य भागों की अगर मैं बात करूं, जैसे अपने पास में ये टोराइड था, तो इस टोराइड के अगर बाह्य भाग यहाँ की बात करूं तो यहाँ सदैव चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होगा। क्लियर है, तो इसकी केवल आंतरिक भाग में होता है, बाह्य भाग में 0 होगा। तो ये आपका चैप्टर जो टॉपिक्स थे वो अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके कुछ डाउट्स थे, कुछ न्यूमेरिकल्स थे, उनकी अपन अब चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन आपने पूछा था कि निम्न प्रदर्शित तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो। यहाँ पे 2 तार हैं। ठीक है, तारों है, एक तार 1 है, एक तार 2 है, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्रॉस इस प्रकार से हैं। 1 में से I1 धारा प्रवाहित हो रही है और 2 में से I2 धारा प्रवाहित हो रही है। एक बिंदु P दे रखा जो दोनों ही तारों से एक दूरी पर है, तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। ठीक है, फर्स्ट सॉल्यूशन लिखें तो फर्स्ट मैं लिख रहा हूं तार 1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र मैं B1 से रिप्रेजेंट करूंगा, तो B1 बराबर क्या होगा, B1 बराबर क्या होगा, देखो एक तार के कारण उससे r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ B बराबर होता है म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं बायो सावर्त नियम से, म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर। तो B1 बराबर होगा म्यू नोट आई, यहाँ पे कितनी धारा प्रवाहित हो रही है इसमें I1 अपॉन 2 पाई, तार से कितनी दूरी पर, a दूरी पर, तो 2 पाई a। क्लियर है। अब धारा की दिशा निकालें, तो यहाँ पे B1 की दिशा कैसे होगी भाई, B1 की दिशा देखो
धारा नीचे की तरफ बह रही है, तो दाएं हाथ का अंगूठा नियम क्या कहता है कि धारा की दिशा में अंगूठा हो तो मुड़ी हुई अंगुलियां क्या करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो यहाँ पे धारा की दिशा में देखो हाथ है, तो मुड़ी हुई अंगुलियां ये इस प्रकार से ऊपर की तरफ आएंगी इस वाले पॉइंट पे। इधर कोई पॉइंट होता तो ऐसे नीचे की तरफ जाती, बट उधर पॉइंट तो नीचे से घूमती हुई ऊपर की तरफ आएंगी इस पी पॉइंट पे। तो ऊपर की तरफ आएंगे तो कागज के तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। कैसे होगी, ऊपर की ओर। ठीक है। अब B2 मीन्स तार 2 के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तार 2 के कारण चुंबकीय क्षेत्र B2 बराबर क्या बनेगा, म्यू नॉट धारा हो जाएगी I2 अपॉन 2 पाई A। ठीक है। इसकी दिशा कैसे होगी, B2 वेक्टर की दिशा देखो, इस पॉइंट पर इसके कारण धारा इधर की तरफ जा रही है, धारा इधर है तो मुड़ी हुई अंगुलियां, तो इस पॉइंट पे देखो नीचे की तरफ जा रही हैं अंगुलियां। अगर इधर पॉइंट होता तो ऐसी घूमती हुई ऊपर की तरफ आती, तो नीचे की तरफ जा रही हैं, तो यहां पे हो जाएगी कागज के तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। ठीक है। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र पूछा है, तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर बराबर क्या बनेगा, बी वेक्टर बराबर बनेगा B1 वेक्टर और प्लस आता है B2 वेक्टर। लेकिन यहाँ पे देखो दोनों की धारा विपरीत है, दोनों की धारा विपरीत है, तो एक आएगा माइनस और एक आएगा प्लस। अब वो कोई सा भी आ सकता है, जिसकी धारा का मान ज्यादा होगा वो प्लस होगा, जिसकी धारा का मान कम होगा वो माइनस होगा, क्योंकि देखो दूरी तो दोनों से समान है। ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई सा भी मान सकते हैं। यहाँ पर अपन ने 1 में धारा ज्यादा मानी है I1 को I2 से, तो ये वाली समीकरण लिखी जाएगी। ठीक है। तो यहां से B बराबर क्या बनेगा, B बराबर आपके पास में बनेगा, ये मान रखा ये मान रखा, तो दोनों में से कॉमन आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई A, और बचेगा क्या, I1 माइनस I2। क्या बचेगा, I1 माइनस I2। और यही आपके पास में क्या होता है, यही आपके पास में परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है। क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि चित्र में बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्रॉस व डॉट के रूप में लिखो। क्रॉस जो होता है ना, वो तो कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर होता है भाई, हमेशा याद रखना। और डॉट वाला जो साइन होता है वो होता है कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। तो यहाँ बिंदु P पर पूछ रहा है, देखो तो बिंदु P पर ये दिशा पूछेगा। तो ये देखो इधर से वायर आ रहा है, इनके कारण यहाँ पे नहीं होगी। ये फ्रंट में कौन सा है, ये वाला भाग है। ठीक है। फ्रंट में ये वाला भाग है, क्योंकि ये तो इधर आ रहा है, ये इधर जा रही है, तो विपरीत हो गए, कैंसिल आउट हो गए। परिणामी कौन सा बचेगा, परिणामी ये बचेगा। और ये कैसा देखो, वर्ताकार है क्या, स्ट्रेट नहीं है, अर्धवर्त है। तो वर्ताकार जो धाराएं होती हैं उनके लिए कौन सा नियम दिया जाता है, दाईं हथेली का नियम। तो वो कहता है कि दाईं हथेली को इस प्रकार से अपन खोलें कि मुड़ी हुई अंगुलियां यदि धारा की दिशा में हो तो अंगूठे की दिशा कैसे होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो इधर देखो अंगुलियां इधर मुड़ी हुई हैं, देखो दाईं हाथ की अंगुलियों को इधर मोड़ा, तो देखो अंगूठा किधर है, नीचे की ओर, देखो नीचे की ओर है, नीचे की ओर है। तो इस स्थिति में यहाँ पर कागज की तल के लंबवत नीचे की ओर, तो इसके लिए जो दिशा दी जाएगी वो क्रॉस से दी जाएगी। अब इस पे आते हैं, ये वाला क्या है, सीधा तार। सीधा तार में तो होता है कौन सा, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे के अनुसार क्या होगा, तार को इस प्रकार से पकड़ें कि धारा की दिशा अंगूठे की दिशा में, तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेंगी। तो धारा की दिशा नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ अपन ने मोड़ा, और इधर की साइड में देखो बिंदु P है, इधर है तो मोड़ेंगे तो इधर से ऊपर आएंगी अंगुलियां, ऊपर आएंगी, तो उस स्थिति में कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर, तो इसके लिए डॉट से दी जाएगी दिशा। क्लियर है, बड़ा ही आसान है, आराम से आप इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्रदर्शित तार में प्रवाहित धारा I के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो। यहाँ पे देखो एक वायर दे रखा है PQMRS, इसके कारण इस बिंदु O पर परिणामी निकालना है। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा वो यहाँ पे 3 पार्ट है, देखो एक तो PQ, ठीक है, एक है QMR और एक है RS। तो परिणामी जो चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर होगा वो 3 भागों में डिवाइड होगा, PQ में होगा और QMR में होगा
और आर एस में होगा, 3 भागों में होगा। तो देखो पी क्यू और आर एस, इन दोनों ये अनंत लंबाई के तार हैं और उनके एक सिरे से आर दूरी पर कोई बिंदु P है, इससे भी एक सिरे से आर दूरी पर कोई बिंदु P है, उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो अपन बायो सावर्त नियम से पढ़ चुके हैं फर्स्ट एप्लीकेशन में। तो बी पी क्यू और बी आर एस दोनों का मान परिमाण में समान होगा और वो होगा म्यू नोट, दोनों में आई मान की धारा प्रवाहित हो रही है और अपॉन में 4 पाई, और दूरी कितनी, दूरी यहाँ पे कितनी, टोटल दूरी आपके पास में r/2 है, तो इसका जो मान आएगा कितना आएगा, 4 पाई स्मॉल r। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं बायो सावर्त के नियम में, क्लियर है। और ये है अर्धवर्त, तो इस अर्धवर्त के कारण जो होगा वो बी क्यू एम आर वो कितना होगा, वो होगा म्यू नोट आई अपॉन 4 r। आधे के कारण है, पूरे कारण म्यू नोट आई अपॉन 2 r, आधे कारण उसका 1/2। ठीक है। अब इनकी दिशा की बात करें तो देखो PQ के कारण इस बिंदु O पर दिशा, तो धारा ऊपर की तरफ बह रही है, धारा ऊपर की तरफ बह रही है तो बिंदु O इधर की साइड में है, तो ये इस प्रकार से जाएगा। देखो अंगुलियां नीचे की तरफ आ रही हैं बिंदु O पर, तो नीचे की तरफ आ रही हैं, तो PQ के कारण जो दिशा है वो BPQ की जो डायरेक्शन है वो नीचे की ओर लंबवत कैसे हो जाएगी, नीचे की ओर। ठीक है। और B फिर इस RS के कारण निकालें तो RS की डायरेक्शन देखो धारा ऊपर की तरफ ही है, लेकिन अब की बार इधर से घूमती हुई आएंगी रेखाएं लाइनें, तो बिंदु इधर हो गया आपकी बार अपना, तो ऐसे घूमती आएंगी तो इस बिंदु पर आएंगे तो अंगुलियां कैसे होगी, ऊपर की ओर होगी, तो इस स्थिति में ये क्या हो जाएगा, लंबवत ऊपर की ओर। ठीक है। दोनों का परिमाण समान था, दोनों की दिशा देखो, इसके कारण नीचे की ओर, इसके कारण ऊपर की ओर, दोनों एक दूसरे की कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये तो बचेगा दोनों से 0 और यहां से बचेगा बी वेक्टर बराबर है बी क्यू एम आर। ठीक है। ये इसका परिमाण और इसका मान कितना, म्यू नोट आई अपॉन 4 ये बचता है। और दिशा कैसे बचेगी परिणामी, देखो दिशा इस तरफ जा रही है, तो वापस से दाएं हथेली का नियम लेंगे तो धारा की दिशा इधर जा रही है, देखो ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो उस कंडीशन में अंगूठा ऊपर की तरफ है, तो परिणामी की दिशा कैसे हो जाएगी, कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। कागज के तल के लंबवत क्या हो जाएगी, बी वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की ओर हो जाएगी। क्लियर है। तो इनमें दोनों में धारा तो ऊपर की तरफ ही बह रही है, लेकिन इस बिंदु O की जो स्थिति है वो चेंज हो गई। भाई यहाँ पे अंगुलियां मुड़ती हुई ऐसे भी तो आएंगी, ठीक है, तो इस इधर पॉइंट है तब तो ये इधर चली जाएंगी, और जब इधर से इधर हो गया पॉइंट तो ऐसे ही तो घुमा के लाओगे आप इसको, तो अब ऊपर की तरफ डायरेक्शन होगी, तो ये दोनों डायरेक्शन से ऑपोजिट होंगी और जिसके परिणाम स्वरूप आपको ये रिजल्ट मिलता है। क्लियर हुआ, समझ में आई बात? ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि एक अनंत लंबाई के तार को जिसमें आई मान की धारा प्रवाहित हो रही है चित्रानुसार मोड़ा गया है। ठीक है। यदि केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र शून्य है तो थीटा का मान क्या है। ये वायर ऐसे मोड़ रखा, देखो ए से बी तक, फिर बी से इधर घुमाता हुआ सी डी और फिर डी से पी में, ये इधर वाला वायर है। तो यहाँ पे एक मैंने काल्पनिक वर्त बना रखा है, ठीक है, और काल्पनिक वर्त है तो ये रेडियस दे रखी है इसकी आर। तो इन तीनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान इस बिंदु O पर 0 है, तो इस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो पहले तो टोटल परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर बराबर होगा किसके इक्वल होगा, B वेक्टर बराबर होगा इस A से B के कारण, तो A B के कारण उत्पन्न होगा, फिर B C D के कारण, तो B C D के कारण उत्पन्न होगा, और प्लस में B D P के कारण होगा। तीनों के कारण भिन्न भिन्न रूप से होगा। ठीक है। तो B A B और B D P देखो दोनों में आई मान की धारा प्रवाहित हो रही है, दोनों अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार हैं, दोनों के एक सिरे से r दूरी पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो वो दोनों के लिए सेम आएगा जो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने किया था, उसमें म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई r, दोनों के लिए सेम होगा। ठीक है। तो यहां से देखो क्या क्वेश्चन बनता है, इक्वेशन क्या बनेगी यहां से, ये जो बी ए बी का मान है, तो बी ए बी का मान क्या होगा, बी ए बी का मान होगा म्यू नोट आई अपॉन
4 पाई आर। और डायरेक्शन कैसे होगी, देखो डायरेक्शन के लिए पुनः दाएं हाथ के अंगूठे का नियम इस प्रकार से पकड़ा, तो इस बिंदु पर ऐसे नीचे से घूमती हुई अंगुलियां ऊपर की तरफ आएंगी, तो कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी। कैसे होगी डायरेक्शन, कागज के तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। ठीक है, ये हो गई ए बी के कारण। नेक्स्ट होगा अपना बी, इसके कारण ले लो डीपी के कारण। तो डीपी के कारण कितनी होगी, डीपी के कारण यही होगी म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर। अब डायरेक्शन देखें, देखो डायरेक्शन धारा इधर हो गई, तो इस बिंदु ओ पर इधर से ऐसे आएगा ऊपर की तरफ, अंगुलियां ऊपर की तरफ आएंगे, तो सेम वही डायरेक्शन हो गई, कागज के तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत ऊपर की ओर। ठीक है, ये डायरेक्शन इसकी हो गई, दो मिल गई। थर्ड है अपना बी सी डी। तो बी सी डी के कारण, बी सी डी के कारण अपने पास ये एक चाप हो गया। देखो अपने को एंगल का नहीं पता, तो एक ये चाप हो गया, और इस चाप का जो कोण है बी सी डी के द्वारा वो कितना, टोटल वर्थ द्वारा बना कोण कितना होता है, टोटल वर्थ द्वारा बना कोण होता है 2 पाई। कितना होता है 2 पाई। तो 2 पाई में से थीटा तो इधर वाला बच गया, तो अपने को चाप के कारण चाहिए, तो कितना बचेगा 2 पाई माइनस थीटा। कितना बचेगा 2 पाई माइनस थीटा। तो इसके कारण कितनी होगी, इसके कारण होती है म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और चाप की लंबाई क्या होता है, चाप की लंबाई। अब चाप की लंबाई क्या होगी, लंबाई के लिए अपने पास एक सूत्र होता है, कोण बराबर चाप अपॉन त्रिज्या, पढ़ा हुआ है। तो चाप बराबर क्या हो जाएगा, चाप बी सी डी की लंबाई, लंबाई बराबर कोण, कोण कितना 2 पाई माइनस थीटा, यही तो ड्रॉ कर रहा है, और त्रिज्या, त्रिज्या कितनी आर। ठीक है, ये वाला मान यहां रखें, तो बी सी डी बराबर क्या बनेगा, बराबर आपके पास में बनेगा म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई माइनस थीटा इंटू आर, ये बनता है। और इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगी, देखो डायरेक्शन के लिए पुनः इस डायग्राम पे चले अपन। ये डायग्राम, दाएं हाथ की वर्ताकार धारा है, तो दाएं हाथ की हथेली का नियम, दाएं हाथ की हथेली की अंगुलियों को इस प्रकार से मोड़े कि जो धारा की दिशा में हो। तो देखो धारा दिशा नीचे की तरफ आ रही है, तो मैं ऐसे मोड़ूंगा तभी तो नीचे की तरफ मुड़ेंगी। तो अंगूठे की दिशा देखो किधर है, नीचे की तरफ है, तो दिशा कैसे हो जाएगी, कागज के तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर। ठीक है, देखो इन दोनों के कारण दिशा आई है ऊपर की ओर, इसके कारण दिशा आई है नीचे की ओर, तो एक ये वाली माइनस हो जाएगी, या तो इन दोनों को माइनस करो या इसको माइनस करो, एक को माइनस करना, जिनकी दिशा समान है वो एक साइन, और जो विपरीत है वो एक साइन। तो क्या बनेगा, तो रिजल्टेंट बनेगा बी वेक्टर बराबर म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर। ठीक है, और माइनस इसको मैंने चेंज कर दिया, म्यू नोट आई अपॉन, देखो एक आर से एक आर कैंसिल आउट, 4 पाई आर बच गया, और इनटू में बच गया 2 पाई माइनस थीटा, और फिर पुनः प्लस म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर। ठीक है, ये कुल परिणाम ही आ गया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है, देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो, शून्य होगा, इसका मतलब इस टोटल का मान कितना हो गया, इस टोटल का मान 0 हो गया। तो इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, कॉमन आ रहा है म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर आ गया, यहां से बचेगा 1 माइनस, यहां बचेगा 2 पाई माइनस थीटा, और यहां बचेगा प्लस का 1 और बराबर 0। इसको इधर ले जाएं, ये 1 और 1 2 हो गया, तो बनेगा 2 पाई माइनस थीटा बराबर 0। अपने को थीटा का मान चाहिए था, तो ये बनेगा 2 माइनस 2 पाई और प्लस थीटा बराबर 0, तो यहां से थीटा बराबर बनेगा 2 पाई माइनस 2, और थीटा बराबर आ जाएगा 2 कॉमन पाई माइनस 1। ये आ जाता है थीटा का मान। तो बड़ा ही आसान है, इस प्रकार से आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। धारा की दिशा
अगर पता हो तो वर्तीय और सीधे धारावाही चालकों के लिए दो ही नियम प्रस्तुत दिए हैं अपन ने, एक दाएं हाथ के अंगूठे का नियम और एक दाएं हाथ की हथेली का नियम। दोनों अपने न्यूमेरिकल में बहुत काम आएंगे, इसलिए आप इनको बार बार याद रखें कि किस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दी जाती है। क्लियर है? तो ये आज आपका जो चैप्टर नंबर 7 था वो कंप्लीट हो गया भाई। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स थे वो क्लियर हो गए हैं, थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो गया है। अगर आपके और भी कोई डाउट्स हैं तो आप उनको कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है लाइक करें, जो भी फीडबैक्स हैं वो आप दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। धन्यवाद।